जय हिंद बच्चों। आज हम दिल्ली सल्तनत के सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। स्लेव डायनेस्टी कल हमने कंप्लीट किया था, जहाँ पे सबसे पहले हम कंप्लीट कर रहे थे कि दिल्ली में सल्तनत कैसे इस्टेब्लिश हुई, क्यों दिल्ली में ही सल्तनत इस्टेब्लिश हुई थी, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रूलर थे, जिसमें हमने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान के बाद बलबन तक की स्टोरी को हमने कंप्लीट किया था। आज हम खलजी डायनेस्टी के बारे में कंप्लीट करेंगे, जो बहुत ही छोटा, दिल्ली सल्तनत में बहुत ही छोटे टाइम के लिए ये लोग रूल करते हैं। इस खलजी डायनेस्टी में दो इम्पॉर्टेंट रूलर हैं, हम इनके बारे में समझेंगे। इनका जो टाइमलाइन है आप याद रखिएगा, 1290 से 1320 तक का जो टाइम था, यह खलजी डायनेस्टी का टाइम था। बलबन स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे, वह रूल कर रहे थे। उनके बाद में उनके जो सक्सेसर आते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं और बहुत ही इनकेपेबल होते हैं, मतलब सही से वह रूल नहीं कर रहे थे। तो जब वो सही से रूल नहीं कर रहे थे, तभी जो नॉबल्स थे वो नॉबल्स पावर में आ जाते हैं। नॉबल्स जो किंग के जो मंत्री थे वो पावर में आ जाते हैं, और इस तरीके से फिर देखने को मिलता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। और जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिला, तभी जितने भी जो सारे जो टर्किश नॉबल्स हैं वो लोग आपस में फाइट कर रहे थे। यह सब एक ऐसा सिचुएशन बना दिया जहाँ पे सब कुछ अनस्टेबल सा बना हुआ था, कुछ भी फिक्स नहीं था। एक राजा, एक नोबल दूसरे नोबल्स पे अटैक कर रहे थे। इस तरीके का ऐसा सिचुएशन बना हुआ था। इसके बाद एक पर्सन आते हैं जिनका नाम था जलालुद्दीन खलजी। जलालुद्दीन खलजी वही सारे इनएफिशिएंट, इनकैपेबल रूलर्स को डिफीट करते हैं और पावर में आ जाते हैं। तो हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझना है खलजी डायनेस्टी के बारे में। जैसे खलजी एक सिर्फ टाइटल नहीं है, एक लोकेशनल नेम है। जैसे इंडिया के एग्जाम्पल से समझिए, जैसे पंजाबी बोला जाता है तो पंजाब में रहने वाले लोगों को पंजाबी बोला जाता है। इसी तरीके से जो खलजीज हैं, यह लोग अफगानिस्तान में निसाबा करके जो लोकेशन था, या खल्ज करके एक जो लोकेशन था, लैंड ऑफ खल्ज, वहाँ के लोगों को खलजी बोला गया हुआ है। अब इनका इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या था, जो खलजीज कम्युनिटी के लोग जब रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी, अगर ये जब रूल करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए, कुछ रिवॉल्यूशन हुआ। रिवॉल्यूशन में क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले ब्रेकिंग द मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है अकेला अधिकार। तो पहले तक अभी क्या चल रहा था, जब तक स्लेव डायनेस्टी के लोग थे, वह सारे लोग सिर्फ और सिर्फ टर्कीज थे, टर्क से आने वाले वो लोग थे। लेकिन क्या होता है, मोनोपोली का मतलब एक अधिकार होता है। तो यहाँ पे जो पहले से टर्क वाले जो लोगों का अधिकार बना हुआ था, उस अधिकार को ही खत्म कर दिया जाता है। और ये जो लोग रहते हैं, अभी अफगानिस्तान के जो लोग रहते हैं, ऐसे अफगानिस्तान के लोगों को पावर मिल जाता है। फर्स्ट नंबर। सेकंड, इंक्लूसिविटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। इंक्लूसिविटी इन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन में बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना। तो किनको इन्वॉल्व किया गया था? सिर्फ और सिर्फ पहले जब स्लेव डायनेस्टी के लोग थे, तो स्लेव डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे सिर्फ और सिर्फ जो टर्क कम्युनिटी के लोग थे, टर्क मुस्लिम्स थे, उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन जब खलजीज पावर में आते हैं, तो खलजीज के पावर में आने के बाद में इंडिया के जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे, वह इंडियन मुस्लिम को भी इन्वॉल्व कर दिया गया। फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर, अफगानिस्तान के लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है प्रशासन चलाने के लिए। तो एक जो एडमिनिस्ट्रेशन में पहले से जो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, इस इन्वॉल्वमेंट को हटा दिया जाता है।
बात करते हैं जलालुद्दीन खलजी की। जलालुद्दीन खलजी 1290 से 1296 तक 96 तक ये रूल करते हैं। ज़्यादा टाइम तक ये रूल नहीं कर पाते हैं। टोटल खलजीज डायनेस्टी के लोगों ने 30 ईयर्स तक ये रूल किया था। 3 लोग आते हैं इसमें। अब जलालुद्दीन खलजी की बात करते हैं। ये जो फाउंडर बनते हैं खलजी डायनेस्टी के, फाउंडेशन इन्होंने स्टार्ट किया। तो इनका जो जन्म हुआ था वह टग फैमिली में जन्म हुआ था। और यही जो पर्सन थे, यह जब स्लेव डायनेस्टी के लोग जब रूल कर रहे थे तब बलबन के टाइम पीरियड पे इनको सुल्तान बना दिया गया था। सुल्तान बना दिया गया। सुल्तान बनने के बाद उस टाइम पे इनको गवर्नर बनाया गया था। गवर्नर के बाद में यह सुल्तान बन जाते हैं। पावर इनके पास सारा आ गया। पहले यह एक रीजन को, गवर्नर का मतलब पहले ये एक स्पेशल रीजन को ये संभाल रहे थे। कुछ टाइम के बाद में ये पूरा नॉर्थ इंडिया इनके कंट्रोल में आ जाता है। 1290 में जब इन्होंने दिल्ली में कैप्चर किया, तभी उस टाइम पीरियड पे जो इनकैपेबल जो रूलर थे वह सबको उन्होंने डिफीट कर दिया और फर्स्ट सुल्तान बन जाते हैं। और खलजी डायनेस्टी के ये सुल्तान बन जाते हैं। नेचर एंड पॉलिसीज़ की बात करते हैं इनके, तो इनका नेचर बहुत ही सॉफ्ट नेचर था। ऐसा नहीं था कि बहुत ये स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते थे। सबको अगर गलतियां थोड़ी सी अगर हो गई तो ये उसको माफ़ कर देते थे। और ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा पनिशमेंट दे देते जहाँ से लोगों को प्रॉब्लम हो जाता। तो बहुत हार्श पनिशमेंट या नहीं देते थे। इस तरीके से हमें यह देखने को मिलता है। प्रॉब्लम इनके साथ में क्या था, जो नोबल्स थे वो उनको समझ रहे थे इस वजह से, क्योंकि वह किसी को पनिशमेंट नहीं दे रहे थे तो उनको वीक समझा जा रहा था। नोबल्स उनको वीक समझते हैं। और इसी तरीके से देखने को मिलता है कि इनके जो नेफ्यू थे वो नेफ्यू ही इनको मार डालते हैं। इनके नेफ्यू का नाम अलाउद्दीन खलजी इम्पॉर्टेंट है हमारे खलजी डायनेस्टी में, ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो अलाउद्दीन खलजी इनवाइट करते हैं जलालुद्दीन खलजी को कारा में। कारा ये कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश का एक लोकेशन है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उनको बुलाया जाता है और धोखे से अलाउद्दीन खलजी ने जलालुद्दीन खलजी को मार डाला। अब जब उनको मार डाला गया तो सारा कंट्रोल अब आ जाता है इस तरीके से अलाउद्दीन खलजी के पास में। अलाउद्दीन खलजी इनके लिए इन्होंने कुछ रिफॉर्म किए थे, वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एक कंपटीशन के एग्जामिनेशन के लिए, साथ में स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अलाउद्दीन खलजी की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले इनका जो टाइम लाइन रहा वह 1296 से 1316 का टाइम रहा अलाउद्दीन खलजी का। अब इस तरीके से ये रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब रूल करते हैं तो इनकी यह बहुत ही एम्बिशियस नेचर के रहते हैं। एम्बिशियस नेचर का मतलब बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। इनकी उम्मीदें ज़्यादा थी। अब अलाउद्दीन खलजी के बेसिक से अलाउद्दीन खलजी के हम लोग अर्ली लाइफ से इनकी स्टोरी को समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस फैमिली में इनका जन्म हुआ। नेफ्यू थे जलालुद्दीन खिलजी के। सेकंड, इनकी एजुकेशन की जब बात करते हैं तो इनको बहुत अच्छे एजुकेशन मिले। इन्होंने मिलिट्री आर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, तीरंदाजी बोलते हैं, स्वॉर्ड फाइटिंग, यह सब सारे एक्टिविटी में यह बहुत महारत हासिल कर लेते हैं। इसके बाद में अलाउद्दीन भी बलबन के अंडर में काम कर रहे थे। तो बलबन इनके काबिलियत से बहुत प्रभावित हो रहे थे और इस तरीके से इनको प्रशासन का पार्ट दे दिया गया था। इनको गवर्नर ऑफ कारा बना दिया जाता है। कारा एक उत्तर प्रदेश का लोकेशन है जहाँ पे यह लोकेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर इनको गवर्नर बना दिया जाता है। इस टोटल एरिया को वह रूल करते हैं। रूल करते हैं
तो उनकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही थी। इस वजह से उनको चाहिए था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिल सके। अब एरिया ज़्यादा चाहिए था, इस वजह से इनके कुछ मिलिट्री अचीवमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे इन्होंने जब पावर में आए, तो पावर में आने के टाइम से ही इन्होंने जैसे नॉर्थ इंडिया के जो अलग अलग जो चैलेंजेस थे इनके लिए, जैसे राजपूत हो गए, रणथंभौर के, चित्तौड़ के, मालवा के और गुजरात के, ये सारे राजपूत राजाओं को यह अपने कब्जे में कर लेते हैं। मंगोल का अटैक हो रहा था, मंगोलों के अटैक से ये बहुत सही से फाइट करते हैं। साउथ इंडिया में जब ये कैंपेन करते हैं, तो जैसे देवगिरी हो गया, वारंगल हो गया, द्वार समुद्र, मदुरई, ये सब साउथ इंडिया के कुछ लोकेशन है। इनको मैप के थ्रू कभी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो यह सारे लोकेशन को वह कंट्रोल कर लेते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत एम्बिशियस पर्सनालिटी थी, स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी थी। बिलीव्ड सुल्तान शुड बी द एब्सोल्यूट रूलर। सुल्तान ही रूल करेंगे और एब्सोल्यूट तरीके से रूल करेंगे, मतलब इनके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं होगा। सारा राजा जैसे चाहेंगे वैसा रूल कर सकते हैं। फियर एंड डिसिप्लिन इन एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत फियर के साथ में और डिसिप्लिन के साथ ये काम करा रहे थे। अब इसके बाद में हमें देखने को यह मिल जाता है कि इन्होंने कुछ जो बिल्डिंग है उसको बनवाया, जैसे अलाई दरवाज़ा इन्होंने बनवाया, सीरी फोर्ट इन्होंने बनवाया, जो दिल्ली में हमको देखने को मिल जाता है। अब लास्ट जब इनका उम्र का लास्ट टाइम पीरियड चला था, तो इनकी तबीयत ख़राब होने लगती है। जब इनका तबीयत ख़राब होने लगा, तो इनके जो मिलिट्री कमांडर थे, जिनका नाम मलिक काफूर था, मलिक काफूर पावर अपना बढ़ाते हैं और इसी तरीके से 1316 में इनका डेथ हो जाता है। इनकी कुछ रिफॉर्म की पॉलिसीज़ रही है, वह पॉलिसीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। पॉलिसीज़ में इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किया था, तो आप ऐसे समझिएगा, जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो इनकी रिफॉर्म में हमें क्या देखने को मिला। जैसे जब ये किंग बने, तो सबसे पहले यह महंगाई पे अटैक करने लगे कि महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे जो हॉर्सेस होंगे, वो हॉर्सेस ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि इनको स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए थी। और आर्मी के लिए इनके पास में यह ज़रूरी है इनके पास में यह ज़रूरी था कि आर्मी के लिए स्ट्रॉन्ग टाइप के बहुत ओरिजिनल टाइप के हॉर्सेस अवेलेबल हों। अब इनकी मार्केट पॉलिसीज़ को समझते हैं। कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड मार्केट, मार्केट की जो पॉलिसी थी, इन मार्केट में ये क्या रिफॉर्म करना चाहते थे, तो इन्होंने सबसे पहले प्राइस फिक्स कर दिया हर एक इसेंशियल गुड्स के। मतलब कोई भी मनमानी अपने तरीके से पैसे को नहीं बढ़ा सकता है, अपने तरीके से पैसे को कम नहीं कर सकता था। हर एक कमोडिटी के उन्होंने प्राइस को फिक्स कर दिया। जो लोग भी जैसे जो लोग होर्डिंग करते थे, ब्लैक मार्केटिंग करते थे, मतलब कोई अनाज है उसको अब ज़्यादा अपने कब्जे में रख लिए, जब शॉर्टेज हो जाता था तो उसको ज़्यादा पैसे में बेचते थे, तो इस सारे सिस्टम को उन्होंने बंद कर दिया। अब जैसे अगर आज अलाउद्दीन होते, तो आज जैसे मार्केट में सिलेंडर 2000 रुपये, 3000 रुपये हम लोगों को जो देखने को मिल जाता है, वो उस पर वो उस लोगों को जेल में डाल देते हैं। अब यह इनकी मार्केट पॉलिसी थी। अब मार्केट पॉलिसी के बाद इनकी कुछ मिलिट्री पॉलिसी थी। मिलिट्री पॉलिसी में जैसे आर्मी के लिए इन्होंने 2 टाइप के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट नंबर डार्क सिस्टम, सेकंड चेहरा सिस्टम। तो डार्क सिस्टम की बात करते हैं, तो डार्क सिस्टम का मतलब था कि जो हॉर्सेस होते थे, हॉर्सेस पे एक अलग टाइप के स्टैंप का यूज़ किया जाता था, जिससे कि उनके मिलिट्री में, उनके आर्मी के अंदर जो ओरिजिनल जो हॉर्सेस हैं वही रहें, अच्छे क्वालिटी के हॉर्सेस रहें। इसके लिए एक सिंबल, एक स्टैंप का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिसको डार्क बोलते हैं। चेहरा, जैसे फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन, आज हमारे पास ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम फ़ोटो आइडेंटिफाई करते हैं। कई जगह पे हमें देखने को मिलता है बायोमेट्रिक लगा हुआ होता है, मतलब आप अपना फ़ोटो दिखाएंगे, आपको अंदर जाने का, आपको वहाँ पे एंटर करने का परमिशन मिल जाएगा। इसी तरीके से
जो मिलिट्री के जो ऑफिसर्स होते थे, मिलिट्री के जो पर्सन होते थे, उसमें एक पर्सन जो चेहरा सिस्टम को मेंटेन करते थे, मतलब हर एक लोगों का फेस आइडेंटिफिकेशन और उसकी हाइट, उसका फेस का स्ट्रक्चर कैसा है, यह सब वह बताने के लिए उन्होंने अपना मिलिट्री को इस तरीके से रिफॉर्म किया था। थर्ड नंबर, ग्रेन मार्केट। जब हम ग्रेन मार्केट की बात करते हैं तो ग्रेन मार्केट में हमें कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि वह यह चाह रहे थे ग्रेन मार्केट कि जैसे प्राइस फिक्स रहे, कोई भी कमोडिटीज का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए, वह यह कोशिश कर रहे थे। इस तरीके से क्लोथ मार्केट में भी उन्होंने प्राइस को लिमिटेड कर दिया ताकि कोई ज़्यादा पैसे से वाले ही लोगों को बस फ़ायदा ना हो सके। हॉर्स मार्केट, मिलिट्री के लिए हॉर्स को सेल करना ज़रूरी था, तो अच्छे क्वालिटी के हॉर्स को सेल किया जाता था। स्लेव मार्केट बनाया गया था, गुलामों से काम कराने के लिए, गुलामों के लिए एक मार्केट बनाया गया था। इसके बाद में उन्होंने स्पाई सिस्टम बनाया था। स्पाई का मतलब जासूस। जैसे हर एक जगह पे उनके कुछ गुप्तचर लगे हुए होते थे जो उनको इन्फॉर्मेशन देते थे। सेवन्थ, उन्होंने जो नोबल्स हैं, नोबल्स के पावर को उन्होंने रिड्यूस कर दिया। कैसे रिड्यूस कर दिया? जैसे जितने भी अल्कोहल कंजम्पशन एरिया थे, जहाँ पे भी लोग पार्टी कर सकते थे, सबको बंद कर दिया गया। एक्सपेंडिचर, जितना खर्च कर रहे थे उस खर्च करने को उन्होंने कम किया और हर एक जगह पे उन्होंने अपने तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दिया। रेवेन्यू रिफॉर्म, फार्मर्स के लिए इसको स्टार्ट किया गया, जहाँ पर हर एक फार्मर के लिए फिक्स प्राइस कर दिया गया कि जो फार्मर्स होंगे वो डायरेक्टली सरकार को पैसा देंगे, बीच में कोई ऑफिसर्स नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर को ये मेंटेन कर रहे थे। तो इनकी ये कुछ जो रिफॉर्म पॉलिसीज हैं, आप इसको एक बार सही से फिर से रिवाइज कर लीजिए। लास्ट रूलर जो 1316 से 1320 तक जो रूल करते हैं, उनका नाम होता है मुबारक शाह। मुबारक शाह ज़्यादा टाइम तक तो रूल नहीं किए और इनका कोई इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी नहीं रहा है हमारे दिल्ली सल्तनत में। फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इनको लेकर के, वो आपको जानना चाहिए। मुबारक शाह के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। शायद इनके स्लाइड यहाँ से मिस हो गए हुए हैं, इनका स्लाइड अभी शो नहीं हो रहा है। तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग दिस चैनल।